यहीं रहूंगा, कहीं उम्र भर न जाऊंगा। ये धरती मेरी माँ है, इसे छोड़कर अब कहीं नहीं जाऊंगा। इन पंक्तियों में वो शिद्दत दिखती है अपने वतन के प्रति मोहब्बत की। इन पंक्तियों में एक सैनिक का प्यार दिखता है उसकी भारत माता के लिए। इन पंक्तियों में दिखता है वो अनुराग जिसके चलते एक सैनिक हंसते हंसते वतन की रक्षा के खातिर कुर्बान हो जाता है। दरअसल ये कहानी है एक सैनिक की, उसके साहस की, उसके अदम्य वीरता की। स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ मनीष बाजपेयी और आज जिस सैनिक की बात हम करने जा रहे हैं वो सैनिक कोई और नहीं बल्कि वो है वीरता की अपने आप में पहचान रखने वाले जनरल के.एस. थिमैया की। बात करेंगे जनरल के.एस. थिमैया की। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है एक खास मेहमान और वो है राष्ट्रपति पदक विजेता मेजर B.A. नंजप्पा। स्वागत है आपका सर हमारे साथ इस कार्यक्रम में डीडी न्यूज़ के। हम ज़रूर पहले एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आपसे चाहेंगे जनरल के.एस. थिमैया के बारे में। जनरल के.एस. थिमैया जो अपने बचपन के दिनों को इस घर में बिताया था, वो अपना जुजिला बैटल का सबसे मशहूर बैटल जो था जिसमें उनको कंपेयर किया जाता है जनरल हनीबल और सुल्तान द कॉन्करर, सुल्तान महमूद द कॉन्करर। ये दोनों अंतर्राष्ट्रीय सीमा में बहुत बड़े एक जनरल माने जाते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा और मुझे लगता है कि अब हम उनके संग्रहालय में, यानी कि ये तो उनका घर है, यहाँ पर वो खेले हैं, कूदे हैं, बड़े हुए, बहुत सारी शरारतें जनरल थिमैया ने यहीं पर की हैं। तो कैसे एक शख्स शख्सियत में तब्दील होता है, ये घर वो पूरी कहानी कहता है। तो सर हम चाहेंगे कि हम उनके घर को देखें, उनकी चीज़ों को देखें और समझें कि कैसे एक शख्स एक शख्सियत में तब्दील हो गया। इस कमरे में हम ये देखते हैं कि जनरल थिमैया उस यूनिफॉर्म और वो रैंक बैजेस और वो रिबन्स पहना हुआ है जो वो पहनते थे जब वो चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी थे। हम इसको बनाने में रेजिमेंट ऑफ कुमाऊं से मदद मांगे थे और उनसे हमें ये सब मदद मिला। जनरल थिमैया ने एज अ आर्मी कमांडर, ये हम देख रहे हैं सदर्न आर्मी का आर्मी फॉर्मेशन, उसको पहने हुए अपने घर से अपने दफ्तर को अपने स्कूटर से जाते थे। और जब लोगों को पता नहीं चलता था कि जनरल साहब आ रहे हैं, उन लोगों ने बताया कि साहब आप कम से कम अपने स्कूटर पे स्टार प्लेट पहनो, और इसीलिए ये छोटा सा स्टार प्लेट बनाया हुआ था जो बाद में उनके स्कूटर पे लगाया जाता था। हमारा CDS जनरल बिपिन रावत ने इस चिट्ठी को ले आके हमें दिया और बताया कि ये इतना महत्वपूर्ण है कि आप इसको अपने घर में रखिए। और इसमें लॉर्ड माउंटबैटन ने एक चिट्ठी लिखा है मेजर जनरल चिब्बर को, और उसमें वो कहते हैं कि जनरल थिमैया को सबसे पहले वो चाहा था कि पहला CDS इस देश का उन दिनों में बने जब जनरल थिमैया रिटायर हो रहे थे। उनको चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बना के तीनों आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के कमांडर बनाया जाए और वो CDS बने। लेकिन वो सपना इसलिए नहीं बन पाया, इधर लिखा हुआ है कि वो सपना इसलिए नहीं आया ताकि कृष्ण मेनन साहब को उनके ऊपर। जी बिल्कुल ठीक है, वो अलग बातें हैं क्योंकि वो राजनीतिक गलियारों की बातें हैं। लेकिन हम अपने दर्शकों को ये ज़रूर बता दें कि जिस CDS की भूमिका की शुरुआत जनरल विपिन रावत जी के साथ में हुई है, उसकी कहीं कल्पना माउंटबेटन ने उस समय की थी। वो भी चाहते थे कि CDS के तौर पर जनरल थिमैया कार्यभार संभाले, लेकिन समहाउ वो ख्वाब पूरा नहीं हो सका। चलिए तो चलते हैं इस अगले कक्ष की तरफ और जानने की कोशिश करते हैं कि कैसा रहा बचपन और जनरल थिमैया का ये घर का ये रूम क्या इंपॉर्टेंस रखता है। सर इन गन्स के बारे में क्या कुछ आप बताना चाहेंगे? उन दिनों में जब एक बच्चा किसी घर में पैदा होता था
तो जन्म लेता था, वो एक कल्चर था कि एक शॉट अपने गन से फायर किया जाए। और उन दिनों में कार्ट्रिज शॉट्स नहीं था, तो हम बैरल को भरते थे और उसके बाद में हम फायर करते थे। ऐसे 2 गन्स इधर रखे हुए हैं उन दिनों का। और ये है कुर्ग वॉरियर जिसके लिए ये स्टैचू मशहूर है। और इसको हमने दिया कल ही, जब इनॉग्रेशन ऑफ दिस म्यूजियम हुआ, तो 37 कुर्ग फील्ड रेजिमेंट के कमांडेंट ने इसको ले आके इधर रखा कि साहब हमारा भी कुछ हो जनरल तिमैया साहब के घर में। तो चलिए अब हम प्रवेश कर रहे हैं उस कक्ष में जिसको कि हम कह सकते हैं कि जनरल तिमैया के जो पिताजी थे वो इस कक्ष में रहा करते थे। ये उनका बेडरूम हम कह सकते हैं, और इस बेडरूम में उनकी तमाम यादें हैं, उनके तमाम फोटोग्राफ्स हैं। मैन ऑफ द हाउस ये उसका एक कह सकते हैं कि नाम दिया गया है। सर आप हमको बताएं इस रूम के बारे में, ये जो पिक्चर्स यहाँ पर लगी हुई हैं इसके बारे में बताएं। ये है पुरुषों का कमरा। तो यहाँ पर हम देखते हैं उनका पिताजी और उनके 2-3 भाइयाँ, जो है जनरल तिमैया, मेजर पन्नाप्पा और कैप्टन सोमैया, सभी ने फौज में काम किए थे। और इस कक्ष में हम ये भी देखते हैं कि जब जनरल तिमैया नागालैंड में एज आर्मी कमांडर ईस्टर्न कमांड गए थे, उन दिनों का पिक्चर हम यहाँ दिखाई दिया है। और यह है उनका पिताजी और माताजी, और उनके बहनों के साथ बहुत सारे पिक्चरें हैं, बहुत सारे चित्र है, वही है। और उन दिनों में ये गर्ज जैसे दिखाई दे रहा था, उसका एक कल्पना। ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत पुराना वक्त था, तब इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था, और उस वक्त का ये घर बाहर से इसका एक चित्रकला, मतलब कह सकते हैं कि इसको एक चित्रकारी के जरिए यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। ये वो कमरा है जिसके लिए हम आपको बताना ज़रूरी समझते थे, क्योंकि ये पूरा जो कोडवास का जो ड्रेस है उसके बारे में हम ज़रूर सर से जानना चाहेंगे। सर ये क्या है और इसके बारे में ज़रा बताएं आप। ये ड्रेसिंग रूम है, यानी कि कपड़े बदलने का रूम, कपड़े पहनने के लिए इस कमरे में आया जाता था, चेंज करने के लिए, ये उसी का प्रतीक है। आप बताएं सर इसके बारे में। ये है कुप्पिया, जो हम हर दिन यही ड्रेस पहनते थे। उन दिनों में हम पैंट शर्ट नहीं पहनते थे, और इसके नीचे पैंट नहीं पहना जाता था। और ये है, अभी तो सेरेमोनियल है, सेरेमोनियल सैश, यानी चैले बोलते हैं इसको, लेकिन उन दिनों में वो रस्सी बांधते थे या चैले को ट्विस्ट करके पहनते थे। और ये है वो डैगर, जो है कुर्ग डैगर बुलाया जाता है, इसको हम बोलते हैं पीछे कत्ती। ये पीछे कत्ती है। ये पीछे कत्ती दिखाया जाता है। और इसके पीछे एक और चीज है जिसमें हम अपने स्वॉर्ड लगाते थे। ठीक है। और ये है कैप, टर्बन, इसको हम हाथ से बांधते थे। आज भी वो बंधा हुआ है। चलिए अब बढ़ते हम लोग बरामदा कक्ष की ओर, और बरामदा कक्ष से ही हम लोग चलेंगे महिला कक्ष में। लेकिन इस बरामदा में ही हम देख रहे हैं कुछ फोटोग्राफ देख रहे हैं सर, इसके बारे में आप बताएं। एक में हम देखते हैं जनरल तिमैया और उसका भाई, जो 6 और 7 साल के थे, तो कुनूर जाते थे पढ़ाई करने के लिए। तो 2 दिन का जर्नी होता था यहाँ से मैसूर बैलगाड़ी में जाना। वहाँ से वो ट्रेन लेते थे और एक दिन के बाद पहुँचते थे कुनूर के स्कूल में उन्हें बहुत शिक्षा मिलता था, और इसी वास्ते उनके घुटने में बहुत छल पड़ गए थे। और अपने पिताजी बोला कि नहीं, इस शाला से हम इनको निकालेंगे। और उसके बाद कमिश्नर ऑफ कूग उनको इंट्रोडक्शन किया कि आप उनको वो भेजो, वो अंग्रेज़ों के शाला में जो बिशप कॉर्डन्स है, जिसके खिड़की से वो देखता था ब्रिटिश ऑफिसर्स अपने क्लब्स में आते जाते डांस करते, तो उसका दिल में वो आशा उठा कि मैं भी किसी दिन फौज का एक ऑफिसर बनूं। लेकिन पहला दिन जब वो वहाँ गए थे, तो वहाँ के जो एंग्लो इंडियन बॉयज थे, जो सब गोरे लोग थे, उन लोगों ने ये 2 काले बच्चों को देख के उनको हास्य किया। तो उन लोगों ने गुस्से में उनके साथ लड़ने गए और 5-6 लोगों को अपने आप लड़ के वो मिटा दिया। तो उसका एक चित्र है जो हम इधर दिखाएं। चलिए बढ़ते हैं आगे, और
ये सारी बातें लगातार हम करते रहेंगे। ये एक पिक्चर हम यहाँ पर देख रहे हैं और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पिक्चर है, बहुत महत्वपूर्ण है। नंबर 4 कंपनी RMC दिसंबर 1925, और यहाँ पर ये एक मार्क लगाया गया है यहाँ पर जनरल KS थिमैया को लेकर कि यहाँ पर उनकी एंट्री हो रही है। उनके चारों तरफ सिर्फ गोरे ऑफिसर है, बस एक अकेला इंडियन है उसमें, और इतना उम्दा ट्रेनिंग वो किया। ये है सैंडहर्स्ट इंग्लैंड, जहां पर वो गए थे RAMC से या प्रिंस ऑफ वेल्स से वो सेलेक्ट होके गए थे, और प्रिंस ऑफ वेल्स के इतने बच्चों में से एक इंडियन सेलेक्ट हुआ था उनके ऑफिसर्स के बीच में ट्रेनिंग करना, और ट्रेनिंग वहां से शुरू हुआ उनका, और वहीं पर उनका कमीशन हुआ सेकंड लेफ्टिनेंट बन के। चलिए आइए बढ़ते हैं। ये कक्ष कह सकते हैं महिला कक्ष है, आइए। ये घर था चिप्पुडिरा घर, यानी देचम्मा का घर, और कोडंदर राव बहादुर कुट्टाया ने देचम्मा से शादी किया हुआ था। उनका बच्चा है थिमैया, जो शादी किया सीतम्मा को। थिमैया और सीतम्मा जनरल थिमैया का फादर और मदर है। इनका बच्चे हैं पुन्नप्पा, सुब्बैया और सोमैया, और 3 बहनें हैं गंगम्मा, देचम्मा और अम्मावा। तो सुब्बैया कौन है? सुब्बैया टिमी या डुब्बू के नाम से जाना जाता है, और सुब्बैया अपना नाम खो लिया क्योंकि जब वो सैंडर्स पे गए तो उनको उन लोगों ने अपने पिताजी के नाम से बुलाने लग गए, और थिमैया ने इतना मशहूर आदमी बना, लेकिन उनका नाम तो थिमैया ही। तो यानी कि हम ये बता दें कि जनरल KS थिमैया के बारे जो हम कहते हैं, तो उनको सुब्बैया उनका नाम था, उनको घर में टिमी और डब्बू भी बुलाते थे, तो ये इसलिए सुब्बैया, लेकिन फिर उनका नाम KS थिमैया हो गया। थिमैया इसलिए पॉपुलर हो गया क्योंकि वही नाम ज़्यादा प्रोनाउंस में आने लगा, उच्चारण उस नाम का ज़्यादा होने लगा। तो ये वो पूरा ट्री है जो जनरल थिमैया के परिवार का, उनके बच्चों का, और वहाँ तक ये चीज़ें जाती हैं। सीतम्मा यानी जनरल थिमैया का माँ बहुत सोशल सर्विस करता था। इतना मशहूर सोशल सर्विस किए हैं कि भारत सरकार ने, उन दिनों का ब्रिटिश भारत सरकार ने उनको खैज़र-ए-हिंद अवार्ड दिया था। चलिए अब जाते हैं एक महत्वपूर्ण कक्ष में, और ये कक्ष है जनरल थिमैया की पत्नी यानी कि नीना का कक्ष है ये। चलिए चलते हैं इसमें। जनरल थिमैया जब शादी किए तो नीना अपना डांस के लिए मशहूर थे, और वो डांस जितना भी वो सीखना था भारत में, सीखने के बाद अदर फॉर्म्स ऑफ डांस सीखने के लिए वो फ्रांस भी गए थे, और फ्रांस में भी बहुत उम्दा डांसर माने गए थे। और ये बाद के पिक्चर है नीना के। और जब वो शादी किए और शादी के बाद वो क्वेटा में गए, क्योंकि जनरल थिमैया क्वेटा में अपना स्टाफ कॉलेज किया, और जो ही वो पहुंचे कुछ दिनों बाद उधर एक अर्थक्वेक हुआ, भूकंप हुआ, और वो भूकंप का इफेक्ट आप यहाँ देख सकते हैं। वो भूकंप में मिसेस थिमैया ने इतना उम्दा सोशल काम किया, उसको हम इस म्यूरल में दिखाए हैं। ये भूकंप की तस्वीरें हैं जो कि 1935 में उनकी फोटोग्राफ्स हैं, और यहाँ पर जनरल थिमैया की पत्नी नीना ने बहुत ही बेहतरीन काम किया। ये जो आप देख रहे हैं, ये इसके बारे में ज़रा बताएं पूरा, ये क्या है? ये है एक म्यूरल जो हमने बनाए हैं ताकि हम दिखाएं मिसेस थिमैया एक जवान के साथ मिलिट्री का जीप लेके घूम रहे हैं, और वो बदबू, वो जितने भी लोग मर रहे थे उनका सेवा करते हुए कई दिन यानी कि बहुत सारा काम मैडम ने किया था उस वक्त उनकी पत्नी ने। हाँ जी, ये एक महत्वपूर्ण है, और इसी के लिए उनको मिला था खैज़र-ए-हिंद। तो अब चलते हैं उस कक्ष में जिसको हम अस्त्र घर कह सकते हैं, जिसमें हम कहते थे तमाम आयुध उस समय के रखे हुए हैं, और इसके बारे में हम ज़रूर बताएंगे। ये सारी की सारी मशीनरी यहाँ पर मौजूद है, और ख़ास तौर से बहुत मन होता है इसको उठाया जाए, और उठाने के बाद यूँ लगाया जाए, और ये करके और इस तरीके से ये जो है
इस तरीके से। मतलब मुझे लगता है कि इस पूरे प्रोग्राम को करते वक्त जब तक इसको ख़त्म करूँगा तब तक मुझे भी कुछ ना कुछ चलाना ज़रूर आ जाएगा। सर, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे, ये जो यहाँ पर सारे मशीनरी है, जो मशीन गन है, इनके बारे में बताएं, और ये रखा क्यों आपने, इसका क्या पर्पज़ है इसका यहाँ पर रखने का? ये हमें दिया जनरल बिपिन रावत ने, जिनको हमने लिखे थे और हमने मांगा था कि हमें बहुत सारे हथियारे दिया जाए और हम उनको ज़मीन पे रखे, दीवारों पे रखे और बच्चे उनसे हाथ लगाए, उनको छलाने की कोशिश करें और अगर गिर जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन उनमें वो आशा जज्बा पैदा कि हो। हाँ, जज्बा पैदा हो कि उसको कैसे चलाए। इसके साथ में ये फोटोग्राफ्स भी हैं। देखिए, जैसे ये गन यहाँ पे रखी हुई है और इस गन के साथ साथ ये फ़ोटो भी यहाँ पर है कि कैसे एक मिलिट्री मैन इसको चलाता है और बाकायदा उसकी प्लेसिंग कैसे करता है, कैसे वो दुश्मन को ढेर करता है। ये तस्वीर और बहुत अच्छी तरीके से संग्रहालय बनाया गया है, यानी कि जो कॉन्सेप्ट है, जो डिज़ाइनिंग है और जो इसके पीछे का मर्म है, वो सब कुछ बहुत ही पॉजिटिव मैनर में यहाँ पर चीज़ें साफ हो रही हैं। सारी चीज़ें, ईच एंड एवरीथिंग इज़ मेंशन हियर, और मुझे लगता है कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस संग्रहालय को बनाया गया है। जब भी कोई शख्स, कोई फैमिली अगर अपने बच्चों को लेके आते हैं साथ में, तो वो न केवल जनरल थिमैया के बारे में जानेंगे बल्कि वो भारतीय सेना के बारे में जानेंगे, कैसे भारतीय सेना में चीज़ों का इस्तेमाल होता है, वो जज्बा पैदा होता है ताकि एक सैनिक अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए हंसते हंसते कुर्बान हो जाता है। वो तमाम बातें हम आपको बता रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्योंकि अभी कथा लंबी है, कहानी बड़ी है। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले लेते हैं और ब्रेक के बाद जब लौट कर आएंगे तो ये सफ़र लगातार चलता रहेगा। चलिए बात करेंगे फिर। राष्ट्रीय खबरें हो या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की बात, राजनीति से जुड़ा हर पहलू, साथ ही बिजनेस का उतार चढ़ाव, खेल जगत की अपडेट से लेकर मनोरंजन की छोटी बड़ी हलचल, देखिए मिड डे प्राइम। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामाख्या तक, राज्यों की राजधानियों से प्रदेशों के कोने कोने तक, होगी हर राज्य के हर हिस्से की पूरी खबर। देखिए भारत एट 7 खबर राज्यों की डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डीडी न्यूज़ पर। इस खास कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ मनीष बाजपेयी। न जाने कितनी यादों का संसार यहाँ पर बसा हुआ है, न जाने कितनी बातों को कहना अभी बाकी है, न जाने कितनी ऐसी चीज़ें जिनको डिस्क्राइब अगर करेंगे तो शायद वक्त बहुत कम पड़ जाएगा, लेकिन कम समय में ज़्यादा बात बताना यही हमारी ड्यूटी है और हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप तक पहुँचा पाए। ज़रा एक तस्वीर तो देखिए, कितनी बेहतर तस्वीर यहाँ पर नजर आ रही है। जनरल थिमैया और यहाँ पर तत्कालीन रक्षा मंत्री मिस्टर कृष्ण मेनन मौजूद हैं और जरा देखिए किस अंदाज में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थिमैया की तरफ देख रहे हैं। अब ये अपने आप में एक कहानी होगी, जो उस वक्त मौजूद रहे होंगे लोग, वो कौन सी ऐसी वार्ता चल रही होगी, वो कौन सा ऐसा डिस्कशन रहा होगा जिसके चलते जवाहरलाल नेहरू जी के चेहरे पे एक अजीब सा भाव है और वहीं थिमैया एकदम निश्चिंत मगन, एकदम हंसते हुए बात कर रहे हैं। तो कुछ ऐसी बातें रही होंगी। हमारे साथ में मेजर BA नंजप्पा लगातार मौजूद हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं। राष्ट्रपति पदक विजेता हैं और ख़ुद इनके पास भी बहुत सारी कहानियां हैं क्योंकि इन्होंने सेना में काम किया है और जाहिर सी बात है वो सारी बातें इनके मन मस्तिष्क में हैं। लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं थोड़ी थोड़ी बातों को आगे बढ़ाते हुए इस संग्रहालय के बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा बताया जाए। सर, अब आप बताएं, कुछ खास पिक्चर्स के बारे में बताएं जिन पिक्चर्स को लेकर कुछ खास कहानी हो। हम यहाँ देखते हैं जी कि जनरल थिमैया जब सेकंड लेफ्टिनेंट थे तो वो हाईलैंड लाइट इन्फेंट्री में काम किए। बेंगलोर में उनका एंट्री हुआ था और उसके बाद जब एक साल के बाद एक इंग्लिश रेजिमेंट में अटैचमेंट होने के बाद वो आए 419 हैदराबाद रेजिमेंट में, जो बाद में कुमाऊं रेजिमेंट बना और उन लोगों ने उन दिनों में बागदाद में थे और वहाँ से वो अपना फ्रंटियर सर्विस करने के लिए
वो गए थे फोर्ट सैंडमन, जनरल थिमैया फोर्ट सैंडमन में काम किया फ्रंटियर में। और उसके बाद जब वो क्वालिफाई हो गए स्टाफ कॉलेज में जाने के लिए तो वो आए क्वेटा। जब वो वहाँ आए क्वेटा में अपने नए नए दुल्हन को लेके, तो उधर अर्थक्वेक हुआ था और वो अर्थक्वेक में उनको मिला था खैजर हिंद। और वो उस रेजिमेंट के जनरल साहब है जो द कुमाऊं रेजिमेंट के हैं। कुमाऊं रेजिमेंट में आप सब जानते हैं, यही दूरदर्शन प्रोग्राम में आप देखे हुए हैं, वो परमवीर चक्र विजेता जो पहला परमवीर चक्र लिया था इस देश का मेजर सोमनाथ शर्मा, और बाद में उसी रेजिमेंट का मेजर शैतान सिंह, दोनों ने परमोच्च त्याग अपने देश के लिए करते हुए परमवीर चक्र लिए थे। उसके बाद हम देखते हैं जब जनरल थिमैया ने बन गए मेजर से कर्नल, वो पहली लड़ाई मोंगडो में, जहां पर वो अपने जवानों को हुक्म दिया था कि एक भी राउंड फायर नहीं होगा, लेकिन ये 250 जापानीज को खत्म करेंगे। और उन लोगों ने अपने कुकरी से 100 जवानों को सिर निकाल के मारे थे। उसके बाद वो ब्रिगेड कमांडर बने। ब्रिगेड कमांडर बन के कॉन्गो में युद्ध लड़े थे, बहुत मशहूर युद्ध। उस युद्ध में वो इतने उम्दा काम किया था कि 130 ब्रिटिश कमांडोज के ब्रिगेड कमांडर ने अपना भिरे निकाल के उनको दे दिया और बोला, मैं इससे ऊंचा और कोई चीज मेरे शरीर में नहीं है जो मैं आपको दे सकता हूं। और वो था 130 ब्रिटिश कमांडोज का ग्रीन कलर बेरे। उनके कमांडोज ग्रीन कलर पहनते थे, वो हमारे इंडियन आर्मी के ग्रीन नहीं था, कुछ अलग था। लेकिन आज भी कुमाऊं रेजिमेंट पूरा वही ग्रीन पहनते हैं जो जनरल थिमैया ने उस दिन पाया था, जो कैप बेरे 130। ये जोजिला की कहानी बहुत महत्वपूर्ण, जिसको लेकर लगातार हम बताते रहते हैं। इस जोजिला के बारे में जरा बताएं, थोड़ा सा डिस्क्राइब करें। ये बहुत छोटे में बताना है तो जब हमने थिमैया ऑफ इंडिया जो किताब था हमारा कैप्टन बनने के लिए एग्जाम का, लिखा हुआ था हम्फ्री इवेंट से, उसमें वो इस लड़ाई के बारे में बताते हैं और मिलिट्री हिस्ट्री में जनरल थिमैया को कंपेयर करते हैं महमद को और हनीबल को। वही लड़ाई है जिसमें जनरल थिमैया साहब ने अपने टैंकों को पूरा तोड़ के छोटा छोटा हिस्सा बना के जीपों से और कच्चरों से 13,000 फुट ऊंचाई पे ले गए थे और उनको दोबारा मिला के ईएमई ने उनको उधर रीअसेंबल करके उन लोगों ने पाकिस्तानियों को मार भगाया था। और 2 दिन और पूरा कश्मीर अपने हाथ में होने वाला था, लेकिन उनका प्रधानमंत्री सीज फायर के लिए अपना परमिशन देते हुए वो लड़ाई सिर्फ आधा कश्मीर जिसको पाकिस्तानी मिलते उसको लेते हुए लड़ाई। हाँ, इसको वक्त कहें या कहें कि कोई कुछ डिसीजन ऐसे हो गए जिसके चलते फिर वो युद्ध वहाँ पर रुक गया। नहीं तो जैसा कि अभी मेजर सर बता रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि पूरा कश्मीर, यानी कि जो समस्या आज भी हम झेल रहे हैं, वो शायद समस्या खत्म हो गई होती उस वक्त, लेकिन अफसोस कि ऐसा हो नहीं पाया। और आज भी भारत कश्मीर को लेकर एक सरदर्द बना हुआ है और उसके ऊपर आज भी हम थोड़ा सा कहीं ना कहीं अफसोस कह सकते हैं कि अफसोस करते हैं कि काश कि पूरा कश्मीर हमारे पास में आ गया। ये मेजर जनरल थिमैया इस काम के बाद इतना फेमस हो गए थे, जब संसार में कोई दिक्कत और कहीं आए, मिलिट्री समस्या आए, तो कमीशंस जो बनते थे वो मांगते थे कि जनरल थिमैया को भेजे। हम जब आगे इंटरनेशनल रूम में जाएंगे हम देखेंगे कैसे ये मेजर जनरल थिमैया ने इंटरनेशनल एरिना में काम किया था। तो अब हम उस कक्ष में प्रवेश कर रहे हैं जहां पर कह सकते हैं कि वो चित्र हैं, वो जानकारी है कि कैसे जनरल थिमैया ने इंटरनेशनली नेम और फेम कमाया, हासिल किया, कैसे दुनिया ने उनको जाना और समझा। हमारे साथ में लगातार सर मौजूद हैं। आप बताएं कि ये जो कहानी है देश से दुनिया तक के पहुंचने की, कैसे पहुंचे, क्या कुछ हुआ था, इसके बारे में बताएं। ये क्या चित्र बने हुए हैं, इसके बारे में बताएं। माई कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड। जनरल थिमैया ने कई सालों के बाद एक छोटा सा छुट्टी लेके इस घर में आए थे। 10 दिन गुजरा था, बहुत खुशी में थे कि हमें छुट्टी मिल गया है। वो वापस बुलाए गए और उनको चेयरमैन ऑफ द न्यूट्रल नेशंस रिपैट्रिएशन कमीशन बना के
बड़े बड़े देश इनमें थे, लेकिन चेयरमैन था जनरल थिमैया, और उनको दिया गया था सिर्फ 120 दिन इस कॉनन्ड्रम को सॉल्व करने के लिए। वो इतना एक छोटा सा आदमी से इतना अपना ये बना लेता था, अपना मिलाप बना लेता था कि सभी सिपाहियों से, सभी कैदियों से वो उनके दिल के बात समझ जाते थे, और उनसे बातें करते करते ये कॉनन्ड्रम को वो सॉल्व कर दिया उन 120 दिन में। और पूरा अंतर्राष्ट्रीय हंत में पूरा देश देखते रह गए कि ये जनरल थिमैया ने इसको कैसे सॉल्व कर दिया। ये सब सारी तस्वीरें उन्हीं दिनों का है जब वो अंतर्राष्ट्रीय चीजों को समझा रहे थे, सुलझा रहे थे उन चीजों और उन दिनों में जब वो सैडल में थे, वो युद्ध को समाप्त कर रहे थे, तो उनका डेथ हो गया। और वो डेथ जब हो गया तो एक ऐसा चीज कभी भी किसी देश में नहीं हुआ। दोनों लड़ते हुए देशों का गार्ड ऑफ ऑनर आके एक जगह में खड़े हुए, एक दूसरे से देख नहीं रहे थे, एक दूसरे को मार नहीं चाहते थे, लेकिन दोनों ने एक ही जगह में खड़े होकर वो गार्ड ऑफ ऑनर दिया जो जनरल थिमैया को ही मिला था। ये डाक टिकट जिसका ओरिजिनल हमने साइप्रस से मंगा के इधर रखे हैं, और उसका फर्स्ट डे कवर भी हमने इधर रखे हैं। और वो इतना बड़ा गौरव है एक देश एक आदमी को दे रहा है कि हम आपका डाक टिकट बना रहे हैं। और उसी साइप्रस में एक स्क्वायर का भी नाम उसने लिखा है, जनरल थिमैया स्क्वायर, जो अभी भी मौजूद है। और वहाँ पर उस स्क्वायर में एक रास्ते का नाम भी जनरल थिमैया रोड है, जो आज तक उधर मौजूद है। ये निगाहें चौकस होती हैं, ये निगाहें लक्ष्य को दिमाग में रखे हुए उसके ऊपर टकटकी लगाए रहती हैं। ये निगाहें वो निगाहें हैं जो कि दुश्मन को 1 मिनट में धराशायी कर देती हैं। हम इस वक्त जनरल थिमैया म्यूजियम में एक बंकर में खड़े हुए हैं। ये बंकर बनाया इसलिए गया है ताकि आप जब आएँ तो आपको वो फील मिल सके कि किस तरह से एक सैनिक एक बंकर में रहकर माँ भारती के लिए हंसते हंसते अपनी जान कुर्बान कर देता है। किस तरीके से उसके अंदर अपने वतन को लेकर कितनी मोहब्बत होती है, ये आप फील कर सके। यही वो बात थी जिसको हम आपको दिखाना चाह रहे थे, हम आपको बताना चाह रहे थे। तो आप भी जब यहाँ पर आए जनरल थिमैया के म्यूजियम में, तो आप ज़रूर इन चीज़ों को देखें, इन चीज़ों को समझें, न केवल जनरल थिमैया के बारे में बल्कि सेना के बारे में, एक सैनिक के बारे में, और किस तरीके से आपके अंदर देश प्रेम की भावना पैदा होती है। यकीन मानिए, मेरा ये वादा है कि आप सैल्यूट करेंगे हर उस सैनिक को जो कि देश के लिए जीता है और देश के लिए मरता है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए मुझे इजाज़त। कैमरामैन लोकनाथ के साथ मैं मनीष वाजपेयी, DD न्यूज़। नमस्कार।